नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय और राय को 99% तक एक्यूरेसी, मतलब वहां तक पहुंचने का मादा रखने वाले पत्रकार आदरणीय नवनीत मिश्रा जी, स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। मुझे लगा कि अब बिहार के कुर्सी बदली जाएगी। अब कुर्सी बदली जाएगी तो फिर हमने खोजबीन की, कहाँ भाई नवनीत मिश्रा जी। तो फिर मैं एक्स पर पोस्ट देखा तो मुझे बहुत कुछ समझ आया, और जो समझ आया कल तो सब कुछ बता देंगे कि मैंने तो 3 महीने पहले कह दी थी कि कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई समथिंग होगा, मतलब लोग अपने हिसाब से। लेकिन नवनीत जी ने कई चीजें लिखी और वो समझनी भी चाहिए। भाजपा जब मुख्यमंत्री बनाती है तो कई चीजें देखती है, क्या उसका उससे कोई ऐसा रिलेशन रहा है, कोई उसके आनुषंगिक संगठन से उसका लगाव रहा है जिससे कल उस पर कोई प्रभाव न पड़े। उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका पिछला अतीत क्या है, अतीत में कोई ऐसा काम तो नहीं है जो बीजेपी के गले की हड्डी बने। ये सब चीजें बाकायदा सोच विचार कर होता है, और ये सभी पार्टियां करती हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें एक ही परिवार का वर्चस्व होता है, तो उन्हें कुछ सोचना नहीं होता, उन्हें कोई विचार नहीं करना होता, उन्हें तो इस नाम से फिर इस नाम केवल बदलना होता है। तो नवनीत जी, अब इधर उधर की बात करते हुए सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। अब कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? चंद घंटे बाकी हैं, सुबह शायद शिवराज सिंह भी वहां के लिए निकल लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अब ये तो कल पता चल जाएगा। अब लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार एक ओबीसी फेस है, वो हट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जगह पे ओबीसी या ईबीसी फेस की संभावना ज्यादा लगती है। वो एक नेचुरल चॉइस होता है, क्योंकि जब एक ओबीसी फेस हटता है तो जाहिर सी बात है कि उसी वर्ग की दावेदारी बनती है। और आपको पता है कि भाई बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स पिछले 3 दशक से लगातार राज्य का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो ऐसे में एक तो सबसे पहला तो एक तो नेचुरल चॉइस है कि कोई ओबीसी या ईबीसी फेस आएगा। और चूंकि बीजेपी ने अभी तक लगातार पिछले 7-8 वर्षों में जिस तरीके से सम्राट चौधरी पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो अगर बीजेपी में किसी ओबीसी फेस की बारी आती है तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल चॉइस तो सम्राट चौधरी ही दिखते हैं। 8 सालों में पार्टी ने उनको पहले मंत्री बनाया, जब वो आरजेडी से आए, फिर उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया, फिर इसके बाद फिर जब चुनाव पार्टी जीती तो डिप्टी सीएम प्लस होम डिपार्टमेंट भी उनको दिया। लेकिन अब चूंकि अब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई है, तो एक जब पार्टी को एक वोट बैंक को अपने पास पाले में लाने की जो जरूरत थी, तो उस वक्त सम्राट चौधरी की जरूरत समझी गई। लेकिन अब चूंकि पार्टी ड्राइविंग सीट पर पूरी तरीके से बिहार की सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश करने जा रही है, तो ऐसे में अब यह है कि देखना होगा कि क्या बीजेपी सम्राट चौधरी पे ही दांव खेलेगी या अन्य चेहरे हो सकते हैं। अब जैसे कि अन्य चेहरों की अगर हम बात करें, तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी जिस तरीके से राज्यों में फ्रेश फेस देती है, ऐसे चेहरे जिनको टेस्ट नहीं किया है पहले। क्योंकि जब किसी चेहरे को पार्टी पहले टेस्ट कर चुकी होती है, चाहे उनको डिप्टी सीएम बना करके या मंत्री बना करके, तो उनकी कमजोरियों का पता पार्टी को चल चुका होता है और उसके खिलाफ भी एक लॉबी तैयार हो चुकी होती है। ऐसे में आपने देखा होगा कई राज्यों में पार्टी ऐसे मुख्यमंत्री बनाती है जिसकी अपनी कोई लॉबी नहीं होती, जो फ्रेश फेस होता है और ज्यादातर लोगों को स्वीकार होता है। तो अगर हम देखें कि ओबीसी फेस में ठीक है, सम्राट चौधरी, चूंकि दुनिया जानती है कि सम्राट चौधरी नेचुरल दावेदार हैं, तो भाई सम्राट चौधरी पर हम क्यों डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी से इतर हम फेसेस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ईबीसी मोड में पार्टी जाती है तो मुझे लगता है कि सबसे प्रमुख नाम जो है वो संजीव चौरसिया का हो सकता है। संजीव चौरसिया लगातार के 3 बार के विधायक हैं, पटना के करीब सीट है, दीघा सीट से लगातार 3 बार के विधायक हैं, संगठन की राजनीति से जुड़े हैं। भाजपा ने उनको उत्तर प्रदेश चुनाव का सह प्रभारी बना रखा था, उनको संगठन की राजनीति से पार्टी ने जोड़ के रखा है, लो प्रोफाइल रहते हैं। अभी पार्टी ने उनको मंत्री भी नहीं बनाया अभी सरकार में, तो एकदम फ्रेश फेस है और 3 बार के विधायक हैं, अनुभवी हैं, संगठन की राजनीति से आते हैं। जिस तरीके से नितिन नवीन की एक विरासत रही है, उनके पिता भाजपा के दिग्गज नेता है, उसी तरीके से संजीव चौरसिया के पिता भी
भाजपा के दिग्गज नेता रहे, यानी एक उनकी लीगेसी भी चली आ रही है, एकदम खांटी वैचारिक परिवार से आते हैं, तो एबीसी फेस में वो हो सकते हैं। अब जैसे आपको ये भी देखना होगा कि जैसे केंद्र में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन पार्टी ने दे रखा होगा। आपको याद होगा कि केंद्र में पार्टी ने एक नित्यानंद राय को मंत्री बना रखा है, वो यादव समाज से आते हैं। एक राजभूषण निषाद को बना रखा है, वो निषाद समाज से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दो वर्गों से मुख्यमंत्री बनने के चांसेस कम है। अब एक और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी, वो दिन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का दिन। अब ये संयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रतीकों की राजनीति करती है, मैसेज देने में बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं 14 अप्रैल को बाबा साहेब के दिन बीजेपी की कोई दलित कार्ड चल के सबको चौंका दे। और अगर दलित कार्ड चलती है तो सवाल ये है कि कौन से चेहरे हो सकते हैं। अब देखिए, बीजेपी में जो जो बिहार में आप जो जाति सर्वे नीति सरकार ने कराया था, अगर आप उसमें आंकड़े देखेंगे तो दलितों में सबसे ज्यादा दुसाध या पासवान समाज के लोग हैं, जो 5.5% के करीब मतदाता हैं। लेकिन 5.26%, कुछ ही पॉइंट में कम जो है वो रविदास समाज के मतदाता हैं। या रविदास और दुसाध पासवान दोनों समाज के 11 विधायक हैं। वो जदयू से भी विधायक हैं, आरजेडी से भी विधायक हैं, और बीजेपी से भी विधायक हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है, चूंकि आने वाला जो समय है, जो 2027 में यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव है, यहाँ पे रविदास मतदाता काफी बहुतायत संख्या में है। आपको याद होगा पंजाब में रविदास समाज का जो समूह है वो राजनीतिक रूप से पूरा एक नैरेटिव सेट करता है, और बीजेपी लगातार फोकस करती आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है काशी, वहां पे रविदास जो है, रविदास मंदिर भी है। वहां पे लोग जो है, प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं तो वहां के संतों से भी मुलाकात करते हैं। तो आप देखेंगे कि यूपी और पंजाब में रविदास समाज के मतदाता बहुत सारी सीटों पे निर्णायक संख्या में हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के दिन अगर विधायक दल की बैठक करती है तो कोई दलित चेहरा देकर के पूरे जितने भी राजनीतिक दांवपेच हैं, सारे कयास हैं, सबको पार्टी उलट कर सकती है। तो अगर रविदास समाज की हम बात करें तो भाजपा के पास सिर्फ 3 विधायक हैं वहां पे, जिसमें से 2 पुरुष हैं, 1 महिला है। एक महिला भी वो पिछले बार आरजेडी से आई है, इसलिए उनकी थोड़ी सी उनकी संभावना को हम खारिज करते हैं। एक उसमें 38 वर्ष के विधायक हैं, अनिल कुमार हैं। वो पहले इंजीनियर रहे, संभवतः वो कुछ यूपीएससी कुछ तैयारी वारी करते थे, फिर अचानक से विधायक वो जो है विधानसभा चुनाव लड़े और विधायक बन गए। और एक नंद किशोर हैं, वो जो करीब 52 से 53 साल के हैं। तो अगर पार्टी रविदास समाज से कोई देती है तो ये 2 चेहरे उसमें से हो सकते हैं। और इसके अलावा भी जो दलितों में और भी अन्य जातियों के लोग हैं, चाहे जैसे जनक राम है या बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं, तो और भी दावेदार हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर पार्टी रविदास समाज से बनाती है तो ये एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। नवनीत जी, बार बार ये भी खबर चल रही है क्या सवर्ण समाज, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उसमें काफी दम है। 14 अप्रैल है, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर बाबा अंबेडकर की जो मूर्तियां हैं उन पर छतरी लगाने का जिक्र कर रही है। हाँ, और पंजाब में मैं भी आपको जोड़ूंगा, अभी जिस तरीके से ज्योतिबा फुले को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी लगातार पूरे देश भर में आयोजनों का जो सिलसिला शुरू करने जा रही है, तो इस चीज को भी आपको देखना होगा कि मतलब भाजपा और संघ परिवार का जो जो है वो रोडमैप है, वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो इनके आयोजन हैं वो एक उद्देश्य होते हैं। वो चूंकि संघ का क्या है, संघ का एजेंडा होता है कि हिंदू समाज को कितना जो है बड़ा बनाया जाए, कितना विशाल हिंदू समाज को बनाया जाए, सारी जातियों के लोग जो है उसमें समाहित रहें और कोई भेदभाव न रहे। तो संघ का तो ये एजेंडा होता है। लेकिन भाजपा जब जो है उस भाजपा क्या है, वोटों की दृष्टि से उस बात को सोचती है। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस साल ज्योतिबा फुले को लेकर के जिस तरीके से पार्टी बहुत मिशन मोड में जा रही है, तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में पार्टी कुछ ऐसा दांव खेल सकती है। नहीं, इसमें एक और है कि जैसे अब आदिवासी समाज से बात करें तो राष्ट्रपति महोदया हैं, उसके बाद आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री भी हैं। 2 अगर हम मुख्यमंत्री हैं इस वक्त आदिवासी समाज से जी, छत्तीसगढ़ में हैं और उड़ीसा में। उड़ीसा में। हाँ, अब सवर्ण समाज से बात की जाए तो भजनलाल शर्मा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, पुष्कर धामी हैं। अगर हम और इतर जाएं
तो दलित समाज से अभी कोई बड़ा नाम, डिप्टी सीएम तक तो है, बैरवा जी है राजस्थान में, लेकिन सीएम का पद अभी तक दलित समाज को भाजपा नहीं दे पाई। और शायद ये चाल चलकर जो काशीराम की राजनीति है रविदास समाज के जोड़कर, उसका एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करना चाहती हो। बीजेपी प्रैक्टिकल कर रही है यूजीसी को लाकर, जहां सवर्णों में नाराजगी बढ़ी, उस नाराजगी को झेलती रही, उस नाराजगी की आग की तपिश में तपती रही, लेकिन उसके खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं आया। इस दौरान अगर दलित कार्ड खेलकर क्या बीजेपी एक नया नैरेटिव तैयार करना चाहती है? जैसे अब तक उसका कोर वोटर था सवर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उसका कोर वोटर माना जाता था। क्या इस बार उसमें एक और तबका को जोड़ने का अथक प्रयास है कि दलित वर्ग को जोड़ लें, दलित वर्ग में भी उस वर्ग को जोड़ लें जो बीजेपी से थोड़ा सा लिंकअप हो रहा है? तो एक नई भूमिका में नई भाजपा नजर आए। खास करके इस बार के चुनाव से पहले वो पिछड़ों पर भी डोरे डालने से पीछे नहीं हट रही है, हर राज्य में पिछड़ों को आगे कर रही है। मोहन यादव प्रैक्टिकल है कि मोहन यादव को उत्तर प्रदेश और बिहार में अब प्रचार में आगे किया जाता है, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए, मध्य प्रदेश एक बड़े राज्यों में गिना जाता है। तो क्या इससे भी संभावनाएं दलितों की तरफ बढ़ती दिख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 25% वोट तब भी मिलते थे जब मोदी जी देश की राजनीति में नहीं थे। वो बीजेपी के कोर वोटर हमेशा 20 से 25% का वोट भाजपा को हमेशा मिलता रहा। 2009 में भी जब बुरी से बुरी स्थितियां भाजपा की थी तब भी 25% 26% वोट बीजेपी को मिलता रहा है, उसमें ज्यादातर कोर वोटर का वोट रहा है। जब से नरेंद्र मोदी का देश की राजनीति में उदय हुआ, जब से वो सत्ता में पहुंचे, तब से आपने देखा होगा बीजेपी 35 से 45%, 48% की पार्टी बन चुकी है। तो सवाल यह है कि जो 15%, 25 प्लस 15% वोट वो आया कहां से? वो पिछड़ों से आया, वो दलितों से आया। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अगर उसको सत्ता में बने रहना है तो उसको अपना अंक गणित मजबूत करना है। और जो कोर वोटर होता है वो आपका फाउंडेशन होता है, वो आपका नींव होता है। लेकिन नींव पे इमारत तभी खड़ी होती है जब आप बाहर से भी जो है वोटों को जब आप जोड़ेंगे। अब आप वो वोट कौन से हो सकते हैं? वो वोट हो सकते हैं जो आपके परंपरागत वोटर नहीं है। अब परंपरागत वोटर को, जो परंपरागत वोटर आपके नहीं है, उनको आप तभी ला सकते हो जब उनके समाज के ऐसे चेहरों को आप सामने लाएंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले भाजपा ने संगठन में दलित और पिछड़े समाज के नए नए चेहरों को एंट्री दिया और उसके जरिए एक जो है वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट किया। अब चूंकि राज्यों में भाजपा की लगातार सरकारें बन रही हैं, तो अब सरकारों में भी उन शहरों को शिफ्ट करने की कोशिश चल रही है। अब रही बात, आपने कहा कि यूजीसी की बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूजीसी की वजह से भाजपा के कोर वोटर में बड़ी नाराजगी रही और बहुत सारे लोग जो बहुत मुखर थे वो बहुत निराश हुए यूजीसी का जो इश्यू हुआ और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसको लेकर के नैरेटिव चला। उत्तर प्रदेश में खासतौर से वहां पे भी काफी भाजपा का जो कोर वोटर थे वो काफी लोग भड़के हुए थे। हालांकि समय के साथ थोड़ी सी उनके आक्रोश कुछ ठंडा पड़ा है, ये बात सही है। लेकिन चूंकि बिहार की आप राजनीति देखेंगे, देखिए बिहार में क्या है कि एक पिछले 3 दशक से, जो मैंने पहले कहा, बिहार में पिछले 3 दशक से पिछड़ा केंद्रित राजनीति हो चुकी है। वहां पे लालू यादव ने पहले उसको पिछड़ा केंद्रित राजनीति किया, फिर इसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने पिछड़ा दलित और महादलित ये सब नई नई थ्योरी ला करके जो है एक नई राजनीति को उन्होंने दिशा दी। तो ऐसे में चूंकि बिहार, आपने देखा होगा, बिहार ही पहला ऐसा राज्य रहा जहां पे जाति जनगणना को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। बिहार जाति राजनीति की, सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति की बहुत प्रयोगशाला जो है वो राज्य रहा है। तो ऐसे में क्या है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कुछ ऐसा बहुत साहसिक वहां पे परिवर्तन करने की स्थिति में है। बीजेपी चूंकि एक ओबीसी फेस हट रहा है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक ओबीसी फेस को देगी। और अगर ओबीसी फेस नहीं दे पा रही या कुछ नए राजनीतिक समीकरण अगर बीजेपी तय करना चाह रही तो दलित मोड में जा सकती है। रही बात सवर्ण की बनाने की, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि मेरिट के आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार के लिए बहुत अच्छे चेहरे हो सकते हैं, वो सामान्य वर्ग से। लेकिन चूंकि जब सामान्य वर्ग से, मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर पार्टी सामान्य वर्ग से कोई चेहरा देगी तो बिहार की जो राजनीति अभी चल रही है
तो ये नैरेटिव वहां पे अपोजिशन बनाने में सफल होगा कि देखिए जो है एक पिछड़ा चेहरे को हटा करके एक सामान्य वर्ग को पार्टी ने बैठा दिया, ये तो जो है पिछड़ा विरोधी हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस तरीके के ऐसे ब्लेम गेम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहेगी। ऐसे में वो सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पे ही चलेगी और जो एक सामाजिक जो आधार बढ़ा ऐसा चेहरा पार्टी लाएगी जिससे के जरिए उसका राज्य में और राज्य से बाहर अन्य राज्यों में भी एक सामाजिक आधार बढ़ाने में मदद हो सके। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि सवर्ण का तो पत्ता कटा, जिस बात पर रोज चर्चा हो रही है कि बीजेपी बड़ा गेम खेल सकती है, फला को ला सकती है, फला को ला सकती है, तो अब ये तय हो गया कि सोशल इंजीनियरिंग के दायरे से ही कोई बिहार का चीफ मिनिस्टर बनेगा। देखिए एक चीज आपको देखना ये होगा कि अगर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट अगर देखें तो मुझे लगता है कि देखिए जैसे कई चेहरे ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग से पार्टी चेहरे दे चुकी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हो गए, चाहे पुष्कर धामी जी हो गए उधर, या राजस्थान में भजन लाल शर्मा हो गए, या असम में हो गए शर्मा, हेमंता विश्व शर्मा। तो देखा जाए तो 4 चेहरे मतलब कि हैं, तो ये कम संख्या नहीं होती है। तो चूंकि एक होता है कि जो भी पार्टी होती है उसके सामने मजबूरी होती है कि अगर सभी जिन जिन वर्गों का आप वोट लेते हो तो उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना आपकी मजबूरी होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जैसे अभी तक क्या है, अगड़ा पिछड़ा जो है और आदिवासी सीएम है लेकिन दलित सीएम नहीं है, तो ऐसे में दलित सीएम की गुंजाइश बनती है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं, चूंकि पिछड़ा समाज से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो पहली दावेदारी पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज से ही बनती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब चूंकि पार्टी क्या सोच रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या विजन है, गृह मंत्री अमित शाह का क्या विजन है, स्टेट के लीडर्स का क्या विजन है, और पार्टी किस तरीके के चेहरे को वहां पे प्रमोट करना चाहती है, सम्राट पे ही दांव खेलना चाहती है। जैसे देखिए सम्राट को क्या है, सम्राट सीएम बने इसकी चिंता जदयू भी कर रही है। जदयू के जो दोनों बड़े नेता हैं, चाहे वो संजय झा हो चाहे वो ललन सिंह हो, वो दोनों चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। इसलिए बने क्योंकि सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे हैं, वो बाहर से आए हैं, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी है। लेकिन भाजपा का कोई खांटी नेता अगर सीएम बनेगा तो उनके साथ उनकी वैसी ट्यूनिंग नहीं रहेगी। और भाजपा में जो बहुत, चूंकि आपको याद होगा कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे भाजपा को संघ को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। यहां तक कि जैसे लोग कहते हैं कि बंगाल में ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, बंगाल में तो जब केंद्र में सत्ता आ गई तब पार्टी संघर्ष कर रही, क्योंकि आपके पास केंद्र में सत्ता है, संसाधन है, तब पार्टी बंगाल में लड़ाई लड़ रही है। लेकिन बिहार में जब पार्टी के पास ना सत्ता थी ना संसाधन थे, तब से बिहार में लोग झंडा वहां पे ढो रहे हैं। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आज के वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत जी, इन्हें क्षेत्र प्रचारक के तौर पर 1995 में जो है वो नागपुर से बिहार भेजा गया था। तब संघ में बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मोहन जी को तो पनिश पोस्टिंग दे दी गई लगता है। मतलब जो लोग संघ को बहुत ज्यादा करीब से नहीं जानते थे वो ऐसी चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त सोचिए संघ ने बिहार को अपने एजेंडे पे ले लिया था और मोहन भागवत को जो है वहां पे क्षेत्र प्रचारक बना के भेजा था। तो वो करीब 5-6 साल उन्होंने बिहार में गुजारे। तो बिहार में जो संघ परिवार है वो ये चाहता है कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति बने जो कि खांटी वैचारिक परिवार का हो। अब ये पार्टी की जरूरतें क्या हैं, पार्टी का नजरिया क्या है, वो देखने वाली बात होगी। बस एक अंतिम सवाल आपसे छोटा सा कि इन कौन कौन से नाम जो प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, बन तो कोई सकता है, पार्टी तय करेगी, लेकिन आपके हिसाब से कौन कौन नाम प्रमुखता से हो सकते हैं? देखिए जैसे एक तो सम्राट चौधरी तो मान लीजिए हो ही गए। दूसरा क्या है, अगर पार्टी ईबीसी मोड में जाना चाह रही है तो संजीव चौरसिया एक अच्छे नाम दिखते हैं, 3 बार के वो विधायक हैं, संजीव चौरसिया हो सकते हैं। और देखिए एक जैसे और भी नाम है या जैसे, लेकिन अब चूंकि पार्टी 240 पे है तो मुझे नहीं लगता कि कोई सांसदों से पार्टी बनाना चाहेगी। नहीं, और दूसरी बात है बिहार में क्या है कि भाजपा की जो राजनीति है वो यादव वर्सेज अन्य पे है। तो ऐसे में चूंकि नित्यानंद राय एक वो ऐसे थे कि जब लालू यादव के समय जब भाजपा को मुकाबला करना होता था आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, तो यही एक इकलौते ऐसे शख्स थे जिनके भरोसे बीजेपी वहां पे बड़े बड़े प्रदर्शन करने में सफल रहती थी, नित्यानंद राय के। तो वो भी एक, अगर पार्टी ओबीसी मोड में जाना चाहती है, अगर वो यादव वर्सेज अन्य वाला जो समीकरण है तो अगर उसको इग्नोर करती है तो वो भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि बिहार विधायकों से ही बनाएंगे।
और इसके अलावा मुझे कोई बहुत ही वैसा जो है प्रॉमिसिंग फेस मुझे दिखता नहीं। और हाँ, एक प्रमोद चंद्रवंशी का भी नाम है, वो भी जो है आरएसएस की वैचारिकी से ही आते हैं। तो प्रमोद चंद्रवंशी, संजीव चौरसिया, सम्राट चौधरी, और जैसा कि मैंने बताया कि जो रविदास समाज से हैं, वो चाहे नंद किशोर हो या अनिल कुमार हो, ऐसे चेहरे हो सकते हैं। चलिए, आपने समय दिया और दर्शक समझे भी, विचार भी करें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।